जिस आदित्य पे तुम इतना भरोसा करती थी, उसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। वो तुम्हारे साथ इसलिए नहीं था, उसने तुम्हारे पद का फायदा उठाया है और पैसे बटोरे। ये लोग मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते। क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं, जबकि आदित्य और प्रदीप को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है? किसी भी हालत में शंकर प्रसाद जी को जमानत मिलनी ही चाहिए। पर आप ये क्यों नहीं समझती है रजनी जी? कत्ल के मामले में 307 में फंसे हैं। 120, 307, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगी है, पापा जी कह रहे थे। मैंने पापा जी से खुद बात की है, बोल रहे थे कि मामला इतना गंभीर है कि सीधे फांसी की सजा होगी। पिता हम लोगों को डांट रहे थे कि हमने 5 करोड़ में ये मामला तय करके अच्छा नहीं किया। कह रहे थे मुख्यमंत्री पर हमले का मामला है, उन्हें मारने की साजिश की गई है। 5 करोड़ में हम लोग ने ये बात तय कैसे कर ली? अरे आप इस बात पर यकीन कीजिए रजनी जी कि अगर हमने हाँ बोल दी है तो पापा भी इस बात को टालेंगे नहीं, लेकिन अपना नाम भी नहीं खराब होने देंगे। और वैसे भी अगली पेशी के लिए उन्होंने तारीख तो दे ही दी, तो अगली पेशी पर कानूनी तौर पर उन्हें कहीं पे भी थोड़ी सी गुंजाइश नजर आई तो वो उसे जमानत जरूर दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है गौरव, मैं बस यही कहने आई थी कि भले ही पहली पेशी पर शंकर प्रसाद जी को जमानत ना मिल पाई, लेकिन दूसरी पेशी पर हमें जमानत मिल जाए। तुम इस बारे में सोचना और अपने पापा से भी बात करना। किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं, हम एक केस पर ज्यादा बात नहीं करते, बस आंखों के इशारे ही काफी। उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा तो शंकर प्रसाद को जमानत जरूर दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आप इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए कि पापा अपने ऊपर कोई भी इल्जाम लेकर या किसी को भी अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका देकर जमानत नहीं देंगे। लेकिन इस बात की उम्मीद तो कर ही सकते हैं गौरव कि अगली पेशी तक शंकर प्रसाद की जमानत हो जाए और आपका काम पूरा हो जाए। चलो ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। जी अरे आइए आइए देवव्रत जी, आइए बैठिए। गृह मंत्री जी मुबारक हो। आपके दृढ़ संकल्प के नतीजे सामने आने लगे। जब से आपने गृह मंत्रालय संभाला है तब से अपराधों में कमी देखने को मिली और महिला अपराध में भी कमी आ गई। ये अच्छी बात है। मैंने जो नीतियां बनाई थी और जिस तरह से पुलिस को दिशा निर्देश दिए थे ना, मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसके बेहतर परिणाम होंगे। जी, जरा टीवी ऑन कीजिए। अपना प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आज पुलिस की ओर से जो अपराध के आंकड़े पेश किए गए हैं वो सचमुच राहत देने वाले हैं और जनता जनार्दन पार्टी तो अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है और इसे अपने सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानती है। लेकिन विरोधी इसे कोई उपलब्धि मानने को तैयार नहीं है। विरोधी तो सरकार में हुए घोटालों का जवाब मांग रहे हैं। सरकार में जो घोटाले हुए हैं उन घोटालों के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, प्रदीप और आदित्य, जो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के करीब हुआ करते थे। लेकिन विरोधी पार्टी का कहना है कि उन दोनों को सरकार ने बलि का बकरा बनाया है। अपनी छवि सुधारने के लिए उन्हें फंसाकर सारे इल्जाम उन पर डाल दिए गए हैं ताकि जनता की नजर में सरकार की छवि को बचाया जा सके। देखा देवव्रत जी आपने, सरकार को बदनाम करने के लिए विरोधी पार्टी कैसे कैसे हथकंडे अपनाती है। अब देखिए, हमारी उपलब्धियों में भी उन्हें साजिश नजर आती है। एक विरोधी नेता ने तो यहाँ तक कह डाला कि शारदा देवी को मुख्यमंत्री पद दिए जाने का विरोध किया जा रहा था, इसलिए ये सब नाटक खेला गया है। प्रदीप और आदित्य शारदा देवी के ही लोग, अगर ये अपना जुर्म कबूल कर भी लेते हैं तो पार्टी इन्हें बचा लेगी। बताइए, इस तरह के लोगों की जबान को कैसे बंद किया जा सकता है? लेकिन कितनी दुखद बात है, ऐसे नेताओं के लिए देश प्रदेश कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए तो सिर्फ राजनीति सर्वोपरि है।
अब कैसा लग रहा है आपको मैडम? अब तबीयत ठीक है डॉक्टर साहब। पता नहीं कल रात अचानक क्या हो गया था, बहुत तबीयत खराब हो गई थी। हम भी इसी बात को लेकर परेशान थे कि बुखार होना और अचानक ठंड लगना, आखिर ये है क्या? आपने सारे चेकअप और टेस्ट करवा लिए हैं ना? आप ही बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमने सारे टेस्ट कर दिए। लगता है तनाव और प्रेशर की वजह से, या तो कमजोरी की वजह से ये बुखार आया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल ठीक है आप। हाँ डॉक्टर साहब, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आप ठीक लग भी रही हैं। आप जब जी चाहे डिस्चार्ज ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैडम की डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कर दीजिए, जब भी जाना चाहे जाए। जी डॉक्टर। ओके मैडम, ऑल द बेस्ट। नमस्कार राकेश जी। न्यूज देख रही हैं आप? क्या कुछ चल रहा है? हाँ देखा हमने। अब हमने ही आदित्य और प्रदीप का गुनाह सामने लाया और विपक्ष हमारे ही खिलाफ बोल रही है। सत्ता पक्ष को आरोपी साबित करने में जी जान से जुटे हुए हैं ये। जी हाँ, विपक्ष का तो यही कहना है कि सरकार की छवि को बेदाग साबित करने के लिए प्रदीप और आदित्य को बलि का बकरा बनाया गया है। देखिए किस तरह के बात का बतंगड़ बनाने का कोशिश हो रहा है। कुछ लोग सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने को ही राजनीति कहते हैं। शारदा जी ठीक ही कहती है। हम जैसे लोगों का आजकल की राजनीति में तालमेल बिठाना मुश्किल है। अरे हाँ, कावेरी जी ने मुझे बताया था कि निधि को आदित्य ने धमकी देकर खामोश रहने के लिए मजबूर किया था। हाँ राकेश जी, निधि को जब घर लेकर आए तो बहुत ही उदास थी वो। हम समझ ही नहीं पाए उसकी चुप्पी को। बाद में उसने बताया कि आदित्य ने कैसे उसे धमकी दे रखी थी हमारे नाम से। बहुत ही डरी हुई थी हमारी बच्ची और इसी डर से निधि हमें सच्चाई बताने से डर रही थी। ठीक कहती हैं आप। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि निधि ने कावेरी जी को सब बात बता दी और कावेरी जी ने मुझे वो सूचित कर दी। अगर कावेरी जी फोन पर मुझे वो बात ना बताती तो आदित्य और निधि की शादी हो जाती और उसके बाद हमारे पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचता। हाँ राकेश जी, हम आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं। आपने सही वक्त पे सही कदम उठा के हमारी बच्ची का जीवन बचा लिया। खैर, अब निधि को संभालने और समझाने की जरूरत है। कहाँ है निधि? हाँ, वो अंदर ही है। खुद को इस सदमे से बाहर नहीं ला पा रही है। मैं समझ सकता हूँ। थोड़ी खुशियाँ हैं, थोड़ा गम का सफर है, जिंदगी एक भंवर है। आंटी जी आप? नमस्ते। चलिए आइए। नमस्ते निधि। तुम्हारे दर्द के बारे में महसूस करके मैं खुद को रोक नहीं सकी। तुम्हारी शादी हो जाए, तुम खुशहाल हो जाओ, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए निधि। देखो निधि, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता न से, लेकिन मैं एक औरत हूँ और मैं तुम्हारे दिल के दर्द को महसूस कर सकती हूँ। शायद इसीलिए जब मैंने इन घटनाओं के बारे में सुना और मैंने ये सुना कि आदित्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो मैं खुद को रोक नहीं सकी और मैं तुम्हें समझाने के लिए चली आई। आंटी जी दुख तो बहुत हुआ है, सिर्फ मुझे ही नहीं, शारदा आंटी और माँ को। ये एक ऐसा सदमा है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। दरअसल हद से ज्यादा विश्वास भी कभी अच्छा नहीं होता। गलत ये है निधि कि हम जिस पर विश्वास करते हैं इस हद तक करते हैं कि वो हमारे विश्वास के साथ खेलने लगता है।
इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पहले उसने शारदा देवी के विश्वास के साथ खेलना शुरू किया, फिर मेघना देवी के। वो राजनीतिक तौर पर उन्हें धोखा देता रहा, घोटाले करता रहा, और फिर कानून से बचने के लिए उसने तुम्हें मोहरा बनाया, तुम्हारे विश्वास के साथ खेलना शुरू कर दिया। जी आंटी जी, बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ, और ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। लेकिन भूलना तो होगा ही ना निधि। जिंदगी में आगे कदम बढ़ाने के लिए पीछे की घटनाओं को भूलना जरूरी होता है। वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखता था, उसकी तुम्हारे लिए क्या अहमियत थी, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा। उसकी सच्चाई खुलकर अब सबके सामने आ चुकी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, और अब उसके लिए सिर्फ एक जगह बाकी, और वो है जेल। उसकी यादों को मिटाने के लिए तुम्हें किसी न किसी को तो अपनाना ही होगा। तभी आदित्य की यादें तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से निकल सकती। कितना दुख की बात है ना आंटी। विश्वासघात हमारे साथ, दिल हमारा टूटा, विश्वास हमारा टूटा, और इसी बात पर राजनीति की जा रही है। न जाने क्या क्या बातें की जा। तुमसे मैं राजनीति की बात नहीं करने आई हूँ निधि। खुद को संभालो। एक रास्ता खत्म हो गया तो क्या, दूसरा रास्ता बनाने की जरूरत है। तुम्हें अपनी जिंदगी और अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये तुम क्या कह रहे हो सक्सेना? मैं क्या कहूंगा सर, मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा था कि आप कहेंगे कि मौका अच्छा है। सरकार की घोटाले की बात सामने आई तो सरकार ने इस मामले को दबाने की पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन आदित्य और प्रदीप के गिरफ्तार होने के बाद ये मामला पूरी तरह से खुल के सामने आया है। तो क्या सर हम इस मामले का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा सकते? इसका क्या फायदा उठाया जा सकता है? सरकार में घोटाले हुए और घोटाले करने वाले पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी। तो क्या फायदा उठाएंगे? फायदा उठाया जा सकता है पापा, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और क्या फायदा होगा इस मुद्दे को उठाकर? पापा फायदा ये होगा कि सरकार गिर जाएगी, और हमारा तो असली मकसद ही है कि सरकार गिर जाए। खास बात यह है कि मां इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं, मेघना देवी मुख्यमंत्री। और सारा कार्यभार मेघना देवी ही संभाल रही है। हम ये कह सकते हैं कि ये सारी सरकार की सोची समझी चाल है। अरे हम भी तो यही बात कह रहे हैं राजवीर बाबू, और यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर जी को। विपक्षी दल वाले ये बोल रहे हैं कि सरकार को बचाने की, सरकार की छवि सुधारने की ये कोशिश कर रहे हैं। सरकार की छवि बचाने के लिए अपने यहाँ कार्य करने वाले 2 लोगों को उन्होंने भ्रष्टाचार में फंसा दिया, उन्हें गिरफ्तार करा दिया कि जनता की नजर में सरकार की छवि साफ सुथरी बनी रहे। सर जी, सरकार को गंगा स्नान कराने की कोशिश है ये। लेकिन सक्सेना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, और मैं अब झूठ का सहारा लेकर झूठ को बैसाखी बनाकर और सफर नहीं कर सकता। ये हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो कि आदित्य और प्रदीप को गिरफ्तार करने में सरकार की कोई चाहत नहीं। राजवीर बेटा, तुम क्या सोचते हो? हाँ पापा, मैं भी यही समझता हूँ कि प्रदीप जी और आदित्य ही गुनहगार हैं। उन्होंने मां के साथ रह के उन्हें धोखा दिया है। तो बेटा फिर इसमें कहने के लिए रह ही क्या गया? सर, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। इस पे इतने बड़े घोटाले के
केवल ये 2 लोग जिम्मेदार नहीं हो सकते सर। दिन रात का टॉर्चर, पूछताछ क्या करता? और वैसे भी पुलिस को पहले से ही सब कुछ पता था। जिंदगी एक भंवर है। इसमें सरकार की मंत्रियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। सक्सेना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब सब लोग सरकार को कटघरे में खड़ा कर ही रहे, तो हम क्यों मुंह मोड़कर खड़े हो जाए? राजवीर बाबू, ये सर जी को क्या हो गया? बिना कुछ बोले ही चले गए। पापा को क्या हो गया है ना, वो आप जाने दीजिए। हमारी पार्टी की तरफ से भी यही घोषणा होनी चाहिए कि ये सब एक सोची समझी चाल है। प्रदीप जी और आदित्य को मोहरा बनाया गया है। अपना प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जिसने सरकार को सवालों के दायरे में ला खड़ा किया है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने आदित्य और प्रदीप की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर उंगली उठाई है। विपक्षी दलों के नेता इस बारे में अलग अलग तथ्य सामने रख रहे हैं। उन तथ्यों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खुले तौर पर विरोधियों का कहना है कि इस घोटाले के पीछे शारदा देवी का हाथ है। आदित्य और प्रदीप को बलि का बकरा बनाया गया है। इतनी समझदारी और इतने सतर्कता के बावजूद इतने बड़े बड़े घोटाले कैसे हो सकते हैं? जाहिर सी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री का हाथ है। अब खुले तौर पर मुख्यमंत्री का समर्थन हो या छुपे तौर पर हो, लेकिन शारदा देवी को इस बात से अलग नहीं किया जा सकता और इसी आधार पर विरोधी शारदा देवी से इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। मैडम, दवा खा लीजिए। मैं बाद में खा लूँ। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। वहाँ रख दो, मैं बाद में खा लूँगी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि बलदेव जी और राजवीर यहाँ आकर अपनापन दिखा रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको बताना नहीं चाहता कि पुलिस की छानबीन में जो बात सामने आ रही है उससे तो सीधा शक बलदेव सिंह के ऊपर ही जाती है। आपके पास रागिनी का फोन आना, फिर उसी बात के लिए किसी और लड़की के द्वारा आपको घर से निकलने के लिए मजबूर करना, बलदेव जी के घर के सामने इस घटना को अंजाम देना, सारी बातें बलदेव जी की ओर ही इशारा कर रही हैं। अंदेशे तो इस बात के भी लगाए जा रहे हैं माँ जी कि राजवीर जानबूझकर रागिनी को टॉर्चर करता होगा ताकि रागिनी आपको फोन करे। ललन जी, आप यहाँ? हाँ, पुलिस से रिहा होकर मैं सीधे आपके पास ही आ रहा हूँ। सीधा मेरे पास क्यों आए? क्या मेरा भी कोई मामला खोलना है? वफादारी के बड़े बड़े दावे किया करते थे आप, और आज आपकी वजह से शंकर प्रसाद जी पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस ने मार मार के मुझसे सच्चाई उगलवा ली। मैं कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझसे उगलवा ही लिया। अरे, वफादारी के नाम पर लोग खुद को मिटा देते हैं। शंकर प्रसाद जी के करीब आप थे, उनके वफादार आप थे, और आज आप ही उनकी बर्बादी की वजह बन गए। आपने अगर ये बयान नहीं दिया होता तो आज शंकर प्रसाद जी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया होता, और ना ही हमें उन्हें बचाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती। अगर मैं अपनी जान देकर भी शंकर प्रसाद जी को बचा पाता तो बचा लेता। क्या करता मैं? पुलिस वाले मरने भी तो नहीं देते। दिन रात का टॉर्चर, पूछताछ क्या करता? और वैसे भी पुलिस को पहले से ही सब कुछ पता था।
मैडम, देखने में बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन ये आसान है नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक अलग पार्टी की मुखिया हैं, आप एक अलग पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और बलदेव सिंह जी एक विपक्षी पार्टी के मुखिया हैं, और साथ ही आपके पति भी। अगर आप सचमुच इस प्रदेश के लिए कुछ करना चाहती हैं तो इन पारिवारिक जज्बातों को छोड़ना होगा। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है माँ जी कि आपको आपके अपने घर में आने को लेकर लोग आशंकित क्यों हैं। हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाहते हैं माँ जी कि पापा जी बहुत दुखी हैं। क्या राजनीति के हवन कुंड में रिश्तों की आहुति देना इतना जरूरी है? अगर आपको मेरी, उस घर की, रागिनी की इतनी फिक्र है तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस घर लौट आइए। आपके बताए बगैर वो ये सच्चाई नहीं जान सकती थी। पुलिस तो पहले ही सच्चाई जान चुकी थी। यहाँ तक कि पुलिस के पास मेरे फोन की रिकॉर्डिंग भी थी। जिंदगी एक भंवर है। आप अपने दिल से पूछे माँ, कि आपको नहीं लगता कि आदित्य हमेशा यही चाहता रहा और उसने हमेशा आपको यही समझाने की कोशिश करी कि आप अपने बेटे और बहू से दूर रहें? माँ जी, हमारी बात पर गौर से सोचिए। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? पुलिस शक के आधार पर सिर्फ अंदाजा लगा सकती है। आपके बताए बगैर वो ये सच्चाई नहीं जान सकती थी। पुलिस तो पहले ही सच्चाई जान चुकी थी। यहाँ तक कि पुलिस के पास मेरे फोन की रिकॉर्डिंग भी थी। पता नहीं कब से रिकॉर्डिंग हो रही थी। क्या? हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि आपने जब भी शंकर प्रसाद जी से बात की, उन्हीं के फोन से बात की। एक पूर्व मुख्यमंत्री होने की वजह से उनकी फोन की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। अगर आपने भी मेरे मोबाइल पर इस किस्म की कोई बात की होती तो आपका भी नाम सामने आ जाता। पुलिस को शंकर प्रसाद जी को गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार कर लिया। बस अनजाने में मैं फंस गया। लेकिन उनकी जमानत होनी चाहिए। ठीक है ललन जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर शंकर प्रसाद जी की इस पेशी पर जमानत नहीं हो सकी तो क्या हुआ, अगली पेशी पर उनकी जमानत जरूर हो। मैंने सारा मामला सेट करके रखा। लेकिन इससे यह तो साबित नहीं होता कि वो अपने परिवार के प्रति वफादार नहीं है। और यदि उनका अपने परिवार के प्रति लगाव है तो बलदेव सिंह बड़ी आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पे विश्वास किया, उसी ने विश्वासघात किया। अपनों द्वारा दिया गया आघात से ज्यादा कष्ट पहुंचाता है।